बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों का रिस्पांस देके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों ने सजेशंस भी दी, अप्रिशिएट भी किया, प्रमोट भी किया। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो अब बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं काम की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ये एक फोर्थ ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। हेयर इज़ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज़ नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने डी की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे ये हमें ज़ीरो आंसर दे दे। तो डी की वैल्यू -1 पे इसने हमें ज़ीरो आंसर दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि d+1 = 0 इज़ दी फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, राइट। फॉर अदर फैक्टर्स हम इक्वेशन नंबर 1 को अंदर रखेंगे और d+1 पे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या बनेगी? d+1 इंटू d³ -6d² + 12d - 8। दोनों को हम क्या करेंगे? सेपरेटली इक्वल टू 0 कर लेंगे। ये अगेन हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है इन वेरिएबल d। तो इसमें भी हम d की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसपे इस इक्वेशन का हमारे पास 0 आंसर आ जाए। तो d = 2 पे इसने हमें 0 आंसर दे दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि d-1 इज़ दी फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें इसको भी मज़ीद फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको अंदर रखेंगे और d-2 पे इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह ये इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह जो क्यूबिक इक्वेशन है वो भी फैक्टराइज हो चुकी है और हमारे पास आंसर आ गया d-1 इंटू d² -4d + 4। तो दोनों को हम अलग-अलग इक्वल टू 0 करते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने से हमारे पास d की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास d की जो है 4 वैल्यूज़ आई हैं। एक है -1 और जो बाकी 3 है वो सेम है। तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे? ये जो रूट है ये रियल है, डिस्टिंक्ट है, बट ये जो तीनों रूट्स हैं ये रियल एंड रिपीटेड रूट्स हैं। तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा? y = m1 e की पावर, जो फर्स्ट आपके पास रूट है डिस्टिंक्ट वाला -1, वो यहाँ x के कोफिशिएंट में आ जाएगा। और उसके बाद रिपीटेड रूट्स के लिए हम क्या करेंगे? जितने रिपीटेड रूट्स हैं उतने कांस्टेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी c2 + c3 × x + c4 × x²। और फिर e की पावर में जो रिपीटेड रूट है वो x के कोफिशिएंट में आ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक फोर्थ ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी भी हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है और इसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसके फैक्टर्स बनाए हैं। ये सारा प्रोसीजर आप देख सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, वही स्टेप्स हैं, फैक्टराइजेशन है। हाँ जी, ये फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास फाइनल फॉर्म बनी है मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ। ये हमारे पास डी के आंसर्स आए हैं। d = -1 -2 3 4। और ये आप देख सकते हैं कि चारों के चारों आंसर जो हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो इसके जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे? c1 × e की पावर, जो फर्स्ट रूट है वो x के कोफिशिएंट में, उसके बाद c2 × e की पावर में x के कोफिशिएंट में दूसरा रूट आ जाएगा, और इसी तरह +c3 × e की पावर में x के कोफिशिएंट में तीसरा रूट यानी कि 3 आ जाएगा, और +c4 × e की पावर x में जो x का कोफिशिएंट है वो फोर्थ वाला रूट आ जाएगा। सो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी फोर्थ ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर की है, जो कि डिफरेंट मेथड्स हैं फैक्टराइज करने के। आप लोग इससे फेमिलियर हैं।
तो +4d² कर दिया है, साथ ही -4d² कर दिया है। ये जो है ये सारा बंद होके d² + 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेगा, जबकि ये -4d² एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी आप लिख सकते हैं 2d का स्क्वायर। तो इसमें अब फार्मूला लगेगा a² - b² वाला, ये यानी एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया। तो इस तरह आपके पास ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए हैं। इन दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हम सेपरेटली इक्वल टू 0 करते हैं और इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि फैक्टर्स तो इसके पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है। तो इस तरह हमारे पास डी के ये आंसर्स आ गए हैं, 1 ± आयोटा, -1 ± आयोटा। तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, इसीलिए जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए आप लिखेंगे e⁻x में जो कॉम्प्लेक्स रूट है उसमें से रियल पार्ट x के कोफिशिएंट में आएगा, वो क्योंकि 1 है तो 1 हमने लिख दिया x के साथ। इसी तरह c1 × cos x, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर x के साथ, प्लस c2 × sin x, यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस क्योंकि ये दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट भी आया है तो इसमें भी e⁻x में जो रियल पार्ट है वो x के कोफिशिएंट में आ जाएगा, दैट इज़ -1 × c3 cos x, यानी एंगल में क्या आया है, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है दैट इज़ 1, वो यहाँ पर x के कोफिशिएंट में है, प्लस c4 × sin x, यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर x यानी एंगल के साथ कोफिशिएंट में है। ठीक है, सो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप, ये भी फोर्थ ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी भी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है और फिर डी की वैल्यू पुट करेंगे जिस पे हमें ये 0 आंसर दे दे। सेम ये वही प्रोसीजर्स हैं जो कि हम हर क्वेश्चन में तकरीबन करते हुए आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी तक तो आपको काफ़ी इसके बारे में आइडिया हो चुका होगा। तो फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म बनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं, ये सारा फैक्टराइज कर दिया है। इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये 4 सॉल्यूशंस आए हैं और ये चारों सॉल्यूशंस क्या हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, c1 × e⁻, जो पहला रूट है वो इधर x के कोफिशिएंट में आ जाएगा, दैट इज़ 1। इसी तरह प्लस c2 × e⁻, जो दूसरा रूट है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट वाला है 2 है, सॉरी ये -1 ये रिपीटेड है ना, इसलिए हम इसको एंड पे लिखेंगे। पहले जो डिस्टिंक्ट वाले हैं वो हमने लिख लिए हैं और अब हम रिपीटेड वाले लिखेंगे। तो रिपीटेड में ये दोनों है, -1 एंड दिस -1। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, c3 + c4 × x, और फिर जो रिपीटेड रूट होता है वो e⁻ में एक ही दफ़ा x के कोफिशिएंट में आ जाता है, दैट इज़ -1। सो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 6th ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ये देखें ये 6 आपको बता रहा है कि ये 6th ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। खैर इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। हर इक्वेशन को फैक्टराइज करने का तरीका डिफरेंट होता है, वो इक्वेशन देख के हम बताते हैं कि किस तरह से फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला जो राइट होता है वो है जी कॉमन लेने का। अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो सबसे पहले आप उसको कॉमन निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि d² जो है वो कॉमन निकल सकता है और अंदर बच जाएगा 16d4 + 8d² + 1। दोनों को हम अलग अलग इक्वल टू 0 कर लेते हैं। यहाँ से d के 2 रूट्स आ जाएंगे, दैट इज़ 0 एंड 0, रिपीटेड रूट्स हैं। और जो ये फोर्थ ऑर्डर वाली इक्वेशन बनी है इन वेरिएबल d, उसका हमने क्या किया है, उसका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और वो बन गया है 4d² + 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये 2 टाइम्स है, यानी कि रिपीटेड है। तो आप इसको 2 दफ़ा लिखेंगे और फिर सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास d की जो हैं वैल्यूज़ आ चुकी हैं +-1/2 आयोटा, और यहाँ से भी d की वैल्यू वही आई है +-1/2 × आयोटा, राइट। तो इसका जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए जो रिपीटेड रूट है उसको हमने लिख लिया है सबसे पहले, यानी कि c1 + c2 × x × e⁻ में x का कोफिशिएंट क्या होगा, जो रिपीटेड रूट होगा, दैट इज़ 0 ओवर हेयर।
और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये भी रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो भी रिपीटेड है, इसीलिए ई की पावर में पहले तो इसका रियल पार्ट आएगा, तो रियल पार्ट तो इसमें कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट इसमें ज़ीरो है, इसीलिए ई का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स का, सॉरी ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, इंटू C3 प्लस C4 इंटू एक्स, और कॉज के साथ क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, उसके एंगल में एक्स के कोफिशिएंट में इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, दैट इज़ 1/2। एंड इसी तरह ई की पावर 0x यानी कि जो रियल पार्ट है वो एक्स के कोफिशिएंट में आएगा और रियल पार्ट इसमें ज़ीरो है, इंटू C5 प्लस C6 इंटू एक्स, और साइन के साथ एंगल में यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट दैट इज़ 1/2 वो आ जाएगा, राइट। तो इस तरह ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जनरल सोल्यूशन हमने लिख लिया है ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये अगेन अब फोर्थ ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज किया है। फैक्टराइजेशन इसकी करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशंस आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। असल में ये सेम वही प्रोसेस हैं, वही स्टेप्स हैं, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रही। तो ये हमने इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये हमारे पास डी के 4 आंसर्स आ गए, -2 ये दोनों रिपीटेड हैं, रियल हैं और रिपीटेड रूट्स हैं, और जबकि इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं -1 प्लस माइनस √2 आयोटा, राइट। तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए जो रिपीटेड रूट्स हैं उसके लिए आप लिखेंगे C1 प्लस C2 इंटू एक्स, और ई की पावर में ये जो भी रिपीटेड रूट है वो एक्स के कोफिशिएंट में आ जाएगा, दैट इज़ -2। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स रूट है उसके लिए क्या आएगा, ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट जो रियल पार्ट है, तो यहाँ रियल पार्ट -1 है वो आ गया, इंटू C3 कॉज √2x, √2 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, प्लस C4 इंटू साइन √2x, या √2 अगेन क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस इज़ दी जनरल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। I hope it is clear.